स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्वनायक सीरीज सर्वयुगम का पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। दशवन आइलैंड, अंडमान, ईयर 1980। प्रोफेसर प्रोफेसर क्या हुआ अनुज? यह भूकंप कैसा? और यह एस्टेरॉयड सूर्य की तरह चमक क्यों रहा है? यह एस्टेरॉयड किसी भीषण फटने वाली है प्रोफेसर। हमें फौरन यह द्वीप खाली करना होगा। बूम बूम। आर्जोन एरिया, अंडमान, प्रेजेंट टाइम। या अंततः हजारों वर्षों की प्रतीक्षा मैं पुनः अपनी धरती माता की शरण में आने में सफल हुआ। संजय गुप्ता पेश करते प्रथम अध्याय, गर्भगृह, सर्वनायक सर्वयुगम, राज कॉमिक से मेरा जुनून। इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, न्यू दिल्ली, प्रेजेंट टाइम। रीडिंग्स और सैटेलाइट सिग्नल्स बिल्कुल स्पष्ट है साथियों। यह एस्टेरॉयड बेल्ट अपनी पूर्व निर्धारित दिशा छोड़कर पृथ्वी का रुख कर रही है। स्ट्रेंज, एस्टेरॉयड बेल्ट कभी भी अपनी कक्षा इस प्रकार नहीं बदलती है। मैक्स, आपका क्या कहना है? प्रोबोट, इसमें कोई शक नहीं है कि यह एस्टेरॉयड ऐसे बिहेव कर रही है जैसे इसमें कुछ सोचने समझने की शक्ति हो, और इन्होंने अचानक कहीं और जाते जाते पृथ्वी को अपना निशाना चुन अपना रुख इधर कर लिया है। स्थिति बेहद गंभीर है प्रोफेसर न्यूक्लियस। यह एस्टेरॉयड बेल्ट सैकड़ों एस्टेरॉयड से भरी हुई है, और इनमें से प्रत्येक एस्टेरॉयड का व्यास कई 100 वर्ग मील का है। यानी इन एस्टेरॉयड्स के पृथ्वी पर गिरने से पृथ्वी का वही हर्ष होगा जो कि यदि एक फुटबॉल पर माउंट एवरेस्ट टूट कर गिरने से होगा। यानी कुछ ही घंटों में पृथ्वी और संपूर्ण मानव जाति का अस्तित्व इस ब्रह्मांड से सदा के लिए मिट जाने वाला है। परिस्थितियां तो यही कहती है नागराज। इस आपदा से निपटने का कोई तो काउंटर प्लान होगा प्रोबोट, वरना इन हालात में आप सभी ब्रह्मांड रक्षकों को यहाँ नहीं बुलाते। प्लान तो है ध्रुव, पर उसकी सफलता की उम्मीद नहीं। आप सिर्फ प्लान बताइए प्रोबोट। पृथ्वी की कक्षा के लिए ब्रह्मांड रक्षक असंभव को भी संभव बना सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास था कि आप सब मुझे यही उत्तर देंगे, इसलिए आप लोगों को मैंने यहाँ प्रोजेक्ट गर्भगृह को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से बुलाया है। यह प्रोजेक्ट गर्भगृह क्या है प्रोबोट? मेरे ख्याल से इसकी जानकारी वो 2 शख्स दे जिनके कारण यह प्रोजेक्ट संभव हुआ। कौन है वो 2 शख्स? वंडरमैन, परमाणु और शक्ति। परमाणु और शक्ति? विगत कई वर्षों से नासा, इसरो और विभिन्न देशों के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र अंतरिक्ष से एस्टेरॉयड्स के रूप में आने वाले खतरों से पृथ्वी को सुरक्षित करने के लिए एकजुट होकर प्रयासरत है। सन 1980 में इसरो और नासा को पहली बार इस खतरे का विभीषिका का एहसास तब हुआ जब एक बड़ा एस्टेरॉयड अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दाशवन द्वीप पर आकर गिरा। उस समय इसरो के वैज्ञानिकों की एक टीम उस दशक के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर इफ्रित विकराल के साथ दाशवन द्वीप पर भेजी गई। प्रोफेसर इफ्रित विकराल और उनकी टीम उस एस्टेरॉयड पर परीक्षण कर रही थी कि एक दुर्घटना घटी। एस्टेरॉयड किसी रिएक्टर की तरह ब्लास्ट हो गया। प्रोफेसर और उनकी टीम के साथ साथ दाशवन द्वीप का नामो निशान मिट गया। इसरो की रेस्क्यू टीम को वहां उस रहस्यमय एस्टेरॉयड का एक कण तक नहीं मिला, पर जो बात उससे भी अधिक हैरान व परेशान करने वाली थी वो यह कि जिस जगह दाशवन द्वीप स्थित था उसी के आसपास का समुद्र हाई रेडियो एक्टिव हो गया। उस जगह को वैज्ञानिक आज भी आर्जोन के नाम से जानते हैं। आर्जोन की रेडियो एक्टिविटी का लेवल हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु विस्फोट से भी कई 100 गुना अधिक था, पर इस लेवल के रेडियो एक्टिव तो पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर सकती थी, फिर इसका दुष्प्रभाव फैला कैसे नहीं? यही तो सबसे हैरानी की बात थी ध्रुव।
इसरिक टीम के रिएक्टर मीटर कुछ क्षणों तक तीव्र रेडियो एक्टिविटी कैच करते रहे और फिर पूरा समुद्र ऐसे शांत हो गया जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तुम्हारा मतलब वो विनाशकारी रेडियो एक्टिविटी चंद क्षणों में ही गायब हो गई बिना किसी को नुकसान पहुंचाए? एग्जैक्टली। बहुत तलाशने के बाद भी समुद्र तल से दाशवंत एस्टेरॉयड या किसी भी प्रकार का मलबा या अवशेष नहीं मिला। तीव्र रेडियो एक्टिव ने सब कुछ विखंडित कर दिया। हाँ, विशेषज्ञों का यही मानना है। एस्टेरॉयड की तीव्र रेडियो एक्टिविटी एकाएक लोप कैसे हो गई, यह रहस्य कभी सुलझ नहीं पाया। पर एक बात साफ थी, यदि उस एस्टेरॉयड जैसे दो तीन और इस पृथ्वी पर गिर जाते तो पृथ्वी धूल कणों की तरह ब्रह्मांड में लोप हो जाती। नासा और इसरो ने एकजुट होकर इस समस्या का समाधान तलाशना शुरू किया, जिसमें उनका साथ दिया साटी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने। समस्या विकट थी, जिसका समाधान तलाशने में 25 साल लग गए। सन 2005 में नासा, इसरिक और सिटी की अगुवाई में इस समय समस्या को स्थायी समाधान हेतु कार्य आरंभ हुआ। यह समाधान था प्रोजेक्ट गर्भग्रह। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत वैज्ञानिक अर्थ कोर यानी पृथ्वी के गर्भ में एक कृत्रिम पृथ्वी गढ़ने की कोशिश कर रहे थे, ताकि दोबारा कोई रेडियो एक्टिव एस्टेरॉयड पृथ्वी के लिए खतरा बने तो लोग को इस गर्भगृह में पहुंचाकर सुरक्षित किया जा सके। पर जो रेडियो एक्टिव एस्टेरॉयड पृथ्वी को कणों में विखंडित करने की शक्ति रखता है, उससे भला यह गर्भगृह कैसे सुरक्षित बचेगा, जो कि पूरी पृथ्वी के गर्भ क्षेत्र में फैला हो? इतने बड़े गर्भगृह का निर्माण कैसे होगा? मान लो कि फुटबॉल के ब्लेडर यानी चमड़े की भीतरी झिल्ली जिसमें हवा भरी होती है की जगह मजबूत टाइटेनियम का ब्लेडर हो तो क्या होगा? तब पहाड़ टूटने से फुटबॉल की सिर्फ ऊपरी सतह पर प्रभाव पड़ेगा, परंतु भीतरी सतह पर नहीं। बिल्कुल सही समझे नागराज। अब पृथ्वी को फुटबॉल समझो और गर्भगृह के टाइटेनियम का ब्लेडर। जब हम यहाँ प्रवेश कर रहे थे तो रोबोट एक फुटबॉल के पहाड़ के नीचे दबने का उदाहरण दे रहा था। हाँ, मेरा दूसरा प्रश्न अभी भी अपनी जगह है। परमाणु संपूर्ण पृथ्वी के व्यास जितने विशाल गर्भगृह का निर्माण कैसे होगा? निर्माण तो हो चुका है नागराज। सामान्य स्थिति में व्हाट? मैक्स कोटिनी ठीक कह रहा है दोस्तों। मैक्स कोटिनी के नेतृत्व में साटी ने पृथ्वी के केंद्र में गर्भगृह निर्मित कर लिया है। हमें एक अति शक्तिशाली एटॉमिक कोलाइडर चाहिए था जो कि पृथ्वी को चीरते हुए उसके केंद्र तक पहुंच सके और भूगर्भ की आंतरिक संरचना व निर्माण से होने वाले परिवर्तनों का ख्याल रखते हुए इनर कोर के ऊपर एक गर्भगृह निर्मित कर सके। उस कोलाइडर का नाम है परमाणु। परमाणु की शक्तियों से मैं पहले ही परिचित था। मेरे पिता माइकल कोटिनो की हत्यारनी मैडम फॉक्स और वेम्पायर डॉल को खत्म किया था परमाणु ने। परमाणु ही वो शख्स था जो एक बार पूर्व भी शक्ति के साथ पृथ्वी केंद्र तक जा चुका था। रोबोट द्वारा निर्मित एंटी लावा सूट की सहायता से मेरे अग्नि शक्ति रूप के साथ परमाणु पृथ्वी के गर्भ में जा चुका था। माइकल कोटिनो और साटी के बारे में जानने के लिए पढ़े परमाणु का विशेषण हाहाकार। परमाणु और शक्ति की पृथ्वी के गर्भगृह की पूर्वा यात्रा के लिए जानने के लिए पढ़े मल्टीस्टारर कोलाहल। एंटी लावा सूट सिर्फ आधे घंटे तक ही परमाणु को सुरक्षित रख सकता था। जब मैक्स और प्रोफेसर न्यूक्लियस ने परमाणु और मेरे समक्ष प्रोजेक्ट गर्भगृह का प्रस्ताव रखा, तब इन दोनों की सहायता से मैंने एक विशेष सूट तैयार किया। उस सूट को हमने नाम दिया प्रेफोरेटर 16। इसका निर्माण विशेष रूप से पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचे और वहां के 13,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान में सरवाइव करने हेतु किया गया था। उस सूट से
में लगे शक्तिशाली कैमरे लगातार हमारा संपर्क परमाणु और शक्ति से बनाए रखे थे। परफोरेटर 16 की सहायता से परमाणु शक्ति के अग्नि शक्ति रूप के साथ अर्थ क्रस्ट और आउटर कोर को भेदते हुए पृथ्वी के इनर कोर यानी गर्भ केंद्र तक जा पहुंचा। परमाणु शक्ति यह इनर कोर गर्भ ग्रह की नींव बनेगी। इनर कोर की नींव पर तुम दोनों की धातु से विशालकाय स्तंभों का निर्माण करना होगा, जो कि संपूर्ण तरल लावा युक्त आउटर कोर में फैला होगा। यह गर्भगृह का आधार स्तंभ होगा। मैं अपने ताप से धातु स्तंभ निर्माण तो कर सकती हूँ, परंतु 1100 डिग्री का ताप व लावा उन्हें चंद पलों में ही गला देगा। ऐसा नहीं होगा शक्ति। तुम्हारे धातु निर्मित स्तंभ पर मैं लिटाकोल्ड एटॉम्स से बना सुरक्षा आवरण चढ़ाता जाऊंगा, जिसे यह लावा भी भेद नहीं पाएगा। तो दोस्तों ये वाला पार्ट यहीं तक था। अगले पार्ट के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।